अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस पहले पेश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी पहाड़ी की ढलान या किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ उतरो तब सुभान अल्लाह कहो। इसी तरीके से जब आप किसी पहाड़ी पर या किसी ऊंचान की तरफ चढ़ो तो अल्लाह अकबर कहो। तो सहाबा कराम ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जैसे ये उतरने में सुभान अल्लाह और चढ़ने में अल्लाह अकबर का क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि जब कोई इंसान किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है तो दर हकीकत वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ गिरावट की तरफ जाता है और उसका बोले ना एक्चुअल गिरना है, गिरावट है, ज़िल्लत है वो। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उस वक्त हम सुभान अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह मैं तो इस गिरावट इस तनज़्ज़ुली की तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अल्लाह तेरी ज़ात इससे पाक है, मेरा रब तो इस गिरावट इस तनज़्ज़ुली से पाक है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं, हम आला व अरफा किसी बुलंदी की तरफ जाते हैं तो हम उस वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह आए मेरे रब मैं इस ऊंचाई की तरफ इस बुलंदी की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मेरे रब तू इससे भी बहुत आला व बाला है, तू फिर भी अकबर है। तो ये हमको अल्लाह के वसल्लम ने सिखाया, समझाया, जो कि एकदम टेक्निकली और लीगली हमारे दिमाग में बैठती है। हम जो रोज़मर्रा की नमाज या रोज़मर्रा की जो हमारी इबादत होती है बतौर ख़ास नमाज, तो हम उस वक्त जो सजदा करते हैं, सजदा दर हकीकत है क्या। अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से दो मिसरों में अपने एक शेर में फरमाया है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, आदमी को देता है 1000 सजदों से निजात। तो इसकी वजाहत में उन्होंने काफ़ी बेहतर फरमाया, सजदा दर हकीकत हम अपने आप को अल्लाह के आगे झुकाते हैं, अल्लाह के आगे गिराते हैं, हम अल्लाह के आगे अपने आप को जलील करते हैं, अल्लाह के आगे हम अपने आप को जलील करते हैं। हम रुकू में आधा झुकते हैं, सजदे में मुकम्मल झुकते हैं। जब हम रुकू में भी झुकते हैं तो हम कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, आए मेरे अज़मत वाले रब तू इस झुकने से पाक है। हम मुकम्मल सजदे में भी झुक जाते हैं तो हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, आए मेरे आला रब तो इस गिरावट से तनज़्ज़ुली से पाक है। तो इसी चीज़ को कि जब इंसान अपने आप को अपने मालिक हकीकी, अपने रब कायनात, अपने पैदा करने वाले के आगे जब झुकाता है, गिराता है या जलील करता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके जवाब में उसको फिर समाज में कहीं जलील नहीं होने देता। ना वो अपने घर में, ना अपने बाल बच्चों के आगे, ना बीवी के आगे, ना किसी डिपार्टमेंट में, ना पुलिस के आगे, ना एजुकेशन बोर्ड के आगे, ना किसी स्कूल में, ना माशरे में, कहीं पर नहीं। तो वही चीज़ है कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक बोझ, एक कम वक़्त, एक चीज़ हमको ऐसी लग रही है, एक सजदा अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाना। लेकिन अगर हम अल्लाह के आगे अपने आप को जलील कर दिए ना, तो फिर समाज में जो जगह जगह हमारे को जो ज़िल्लत नसीब होती है ना, वो हमको कभी नहीं होगी। हम अल्लाह के आगे नहीं झुकते, इसलिए समाज में हम हर मोड़ पर, हम घर में, हमारे कारोबार में, हमारे बिज़नेस में कहीं मालिक के आगे जलील हो रहे हैं, कहीं नौकर के आगे जलील हो रहे हैं, कहीं माँ बाप, भाई बच्चों, बीवियों के आगे जलील हो रहे हैं, कहीं हम डिपार्टमेंट में, कहीं एजुकेशन के, हमारे स्कूल के मामले में जलील हो रहे हैं। तो दर हकीकत इसका हमारे अंदर जो मामलात है, हमारे अंदर जो मामलात हैं, दर हकीकत हम इसी चीज़ को मतलब जानना है हमारे लिए कि ये असल हमारी ज़िल्लत का सबब। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो अल्लाह ताला हमको कहीं जलील होने नहीं देगा। दर हकीकत है हमको अल्लाह के आगे झुकना है, तो अल्लाह फिर समाज में हमको कहीं नहीं झुकाएगा। ठीक है, यह मुद्दे की बात, ये मेरा एक तमीदी बात थी जो मेरे ऊपर एक फ़र्ज़ था बहैसियत इंसान के। बाकी सभी को मालूम है अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, किस लिए किया, हमारे अल्लाह ने जो तख्लीक का मकसद क्या है, हर चीज़ है। अब मुद्दे की बात के ऊपर मैं आता हूँ कि असल जो चीज़ यहाँ पर जो भी हालात पेश आ रहे हैं वालिदैन को, पेरेंट्स को, तो ये तमाम मुश्किलात जो है ना, इसको भी अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बेहतरीन अशार के अंदर कहा है, सबब कुछ और है तू खुद समझता है, सबब कुछ और है तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। दर हकीकत हम लोग जो है ना, सोए हुए इंसान को उठाना आसान है, लेकिन जो सोने की अदाकारी करे, सोने की एक्टिंग करे, उसको आदमी नहीं उठा सकता। बेदार शख्स है
और वो अदाकारी कर रहा है तो आप उसको नहीं उठा सकते। दर हकीकत हम जो है ना, हम सोने की अदाकारी है, सोए नहीं है। हमको सबब भी मालूम है। आज हमारी जो ज़िल्लत हो रही है या लोग हमारे ऊपर जो हुक्मरां बन के मुसल्लत हैं, हमारी जगह जगह जो हमारी जलालत हो रही है, तो आज तालीम जो है, तालीम हम हमारे मकसद से हट गए हैं। तालीम आज हमारी एक इंतहाई ज़रूरी और ख़ास एक ज़रूरत जो है, इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज जो हमारे हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, हम जो जलील हो रहे हैं ना, दर हकीकत ये कहीं ना कहीं अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अगर अल्लाह हमसे राज़ी रहता तो शायद हम कहीं जलील नहीं होते। लेकिन खैर, अपने हुकूक की जहाँ तक बातें हैं और जहाँ तक हमको हमारी अपनी चीज़ें बातें सुनना समझना है, जिस मकसद के तहत आज हम यहाँ जुड़े, तो अब बिला तमीद में उस बात के ऊपर, उस मौजू के ऊपर मैं आता हूँ कि हमारे जो मसाइल चल रहे हैं, तकरीबन ये मसला पूरे इंडिया में चल रहा है फिल वक्त। लॉकडाउन के वक्त से हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार कई बड़े बड़े प्रोग्रामात किए इसके ऊपर, पूरे इंडिया के कई कई जगहों पर जाकर किए। तो अक्सर वालिदैन जो परेशान हैं, अक्सर वालिदैन वो इस बिना पर परेशान है कि हमारे को ये लॉकडाउन में हमारी इनकम बंद हो गई, आमदनी बंद हो गई, हमारे को दूसरे मतलब कमाई के हमारे ज़राए नहीं बचे थे, तो हमको कोई कहता है आधी फ़ीस कर दो, कोई बोलता है माफ़ कर दो, कोई बोलता है 25%। तो जहाँ पर ये 10,000, 15,000, 25,000 के अंदर की फ़ीस है, तो वहाँ के लोग 50% तक खुश हैं। लेकिन बॉम्बे वगैरह में जहाँ 20-20 लाख, 30-30 लाख तक ईयरली फ़ीस है बड़ी स्कूलों की, तो वो लोगों का तो कैसा है कि वो अगर 25% भी उनको लेस कर दिया जाता तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। 30 लाख का 25% बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये हमारे अंदर जो दर हकीकत ये जो इतनी बेचैनी, इतना हैजान जो है ना, क्यों है मालूम है? हम हमारे हुकूक नहीं जान रहे। ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये वक्ती तौर पे पैंडमिक जो हमारा दौर, महामारी का जो दौर गुजरा, ये वबाई दौर, इस वक्त फ़ीस माफ़ कर देना या फ़ीस आधी कर देना, ये मसले का हल नहीं है। ये 2020 का मसला है। ये दर हकीकत हम देखेंगे ना, ये इब्तदाई वक्त से बहुत मतलब पहले से, जब ये तालीम का निज़ाम जब शुरू हुआ, ये उस वक्त से, ये मैं बोले तो एकेडमिक ईयर की बात कर रहा हूँ, तालीम का निज़ाम, आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त से ये जब हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, लोगों को फ़ीस के मसाइल, बहुत सारे मसाइल आते थे। इन्हीं सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक रिटायर्ड महासचिव प्रधान को, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे श्रीमती कुमूद बंसल, उनको लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। लगभग 32,000 के लगभग अलग अलग पेरेंट्स लोगों ने शिकायत की थी फ़ीस रेगुलेशन के ऊपर, फ़ीस की जो क्या उसकी वो तय की जाए, तखमीना तय की जाए उसके ऊपर। और लगभग 87 NGOs ने इसके ऊपर एक्शन लिया था। तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक कमेटी फॉर्म की रिटायर्ड प्रिंसिपल श्रीमती कुमूद बंसल के ऊपर, उनके लेकर एक ग्रुप को, और उनको स्टडी करने को कहा कि ये जो हालात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो नॉन एडेड एंड परमानेंट नॉन एडेड स्कूल जो है, एडेड स्कूल है तो मैंने पहले ही बता दिया, इसके अंदर कोई मसला ही नहीं है फ़ीस का, 100% फ्री है जो एडेड है। मैंने बताया ना, स्कूल 3 टाइप की होती है, जैसे अपनी पिछली मीटिंग में हमारी बातें हुई, स्कूल 3 टाइप की होती है। नंबर 1 एडेड होती है, जिसको 100% ग्रांट होता है। सेकंड जो होती है नॉन एडेड होती है, कि जिसको फिल वक्त तो ग्रांट नहीं होता, लेकिन कभी 20%, 30% जैसे उनका क्राइटेरिया होता है, वो हिसाब से उनका ग्रांट बढ़ते जाता है। एक होती है परमानेंट नॉन एडेड, परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस, ये जो होती है, जिसके लिए आज एक स्पेशली टर्म दे दिया गया है, एक स्पेशली टर्म उनके लिए, सेल्फ फाइनेंस्ड। तो ये असल चीज़ उसी का है, ये असल जो मकसद हम आएंगे ना, ये उसी के ऊपर आती है। तो ये स्कूलें जो इस तरीके से जो धांधली करती थी अपने आप को परमानेंट नॉन ग्रांट बताकर, तो उसके लिए ख़ास तौर से एक्शन लिया गया। बाकी तो चीज़ें ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है, हम दबते हैं, हमारा हक नहीं लेते, इसलिए हमारे ऊपर वो लोग हावी होते हैं। लेकिन जो परमानेंटली नॉन ग्रांट है ना, उसके लिए भी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि इसके लिए अगर आप देखो, इसीलिए मैंने ग्रुप, जो 2 ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है, एक जेंट्स का बना हुआ है ग्रुप केमिस्ट का, एक लेडीज़ का, मैंने GR की कॉपीज़ और बहुत सारे लॉ के मैंने अलग अलग उसमें भेजा हुआ है। ठीक है, मैं सबसे पहले चाहूँगा हाथ उठाए किन किन लोगों ने वो GR की, मैंने स्पेशली उर्दू में, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखा था कि GR की स्टडी करके आना, तो मैं चाहूँगा पहले हाथ उठाओ किन किन लोगों ने वो GR पढ़ा है। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे इतने समझाने के बाद कंटिन्यू 3 दिन के पूरे मजमे में सिर्फ 2 शख्स ऐसे निकले, और शायद ये तालीमी लिहाज से शायद ये बहुत बुरी कि अभी तक लड़कियां तालीम में आगे जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की दोनों मेल जेंडर है जिन्होंने पढ़ के आए, और इसीलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए दोनों ज़बान में मैंने लोड किए।
मराठी ज़बान के अंदर जो ओरिजिनल जीआर है वो भी, और तर्जुमा किया हुआ जीआर की उर्दू कॉपी भी लोड की है। लेकिन खैर, तो कुमुद बंसल जो मैडम थी उनको अपॉइंट करके बाकायदा 2009 के अंदर बाकायदा वो जीआर के अंदर स्टडी की गई, और 21 मई 2010, ये डेट याद रखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हेलो, 21 मई 2010 को ये जीआर को बाकायदा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और वक्त ना लेते हुए जो असल तजब्जुब जो पेरेंट्स का जो संडे के दिन मेरे सामने आया, मैं आज कॉन्सेंट्रेट उसके ऊपर ज़्यादा करूँगा, इसके ऊपर सरसरी बताते हुए। वो जो 21 नुकात का जो जीआर है 21 मई 2010 का, आप तो पहले दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि हमें आधी फीस भरना है, पौनी भरना है, अक्खी भरना है, हमको कुछ भी नहीं भरना है या पूरा भरना है, यह मसला ही नहीं है। पेरेंट्स के लिए यह मसला ही नहीं है। उस जीआर के तहत 2010 में 21 मई 2010 को जो जीआर नंबर 33, उसमें आपको ये पहला ही क्लॉज उसके अंदर ये दे दिया गया कि कोई भी तालीमी अदारा कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर सकता, छुपा नहीं सकता, ट्रांसपेरेंसी रखना है, शफाफियत रखना है। उसका दूसरा ही क्लॉज उन्होंने ये दे दिया है कि कोई भी तालीमी अदारा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नफ़ाखोरी नहीं कर सकता, मुनाफा नहीं ले सकता। क्लियर कट उसके पहले ही 2 सेक्शन में ये चीज़ है। तीसरे सेक्शन के अंदर उसके अंदर बहुत ही तफसील के साथ दिया गया है कि अगर अदारे को लगता है कि कोई फ़ीस बढ़ाई जाए या कोई फ़ीस मुकर्रर की जाए, बढ़ाना एक अलग चीज़ है और फ़ीस मुकर्रर करना अलग चीज़ है। जैसे फ़ीस पहले मुकर्रर की जाती है कि इतने बच्चे हैं तो बच्चों की क्या फ़ीस ली जाए, पहले मुकर्रर होती है, तो बाद में उसके अंदर ऐड होता है, एडिशन होता है, ये सब बातें होती है ना। तो ये असल चीज़ है, उसके अंदर तीसरे क्लॉज में दिया गया है कि फ़ीस जो मुकर्रर की जाएगी ना, वो पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि ईच एंड एवरी पेरेंट जो है ना, हर स्टूडेंट के, उनको लेकर और क्लास टीचर को साथ में लेकर फ़ीस तय की जाएगी कि क्या किसको कितना, ये मतलब फ़ीस की तय करना है, टीचर के क्या अखराजात होंगे, क्लास के क्या अखराजात होंगे, ये टोटल उसके अंदर डिटेल दिया है। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ और प्रोग्रेस करना है, कोई तरक्की करना है, लैब मॉडिफाई करना है, कुछ लाइब्रेरी को मॉडिफाई या कुछ भी आपका ग्रेडेशन बढ़ाना है, तालीमी मेयार बढ़ाना है, तो आपकी जो ऑलरेडी करंट फीस जो है, जो चल रही है, उसके 6% से ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, 6% से ज़्यादा। ये भी समझ लो, आप चाहे उसको अमेरिकन और यूके लेवल बेस का भी कोई ग्रेड देना है, तो जो एग्जिस्टिंग फ़ीस है उसके 6% से ज़्यादा आप फीस बढ़ा नहीं सकते। ये क्लियर कट उसके 4th सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। और सबसे अहम चीज़, अहम बात, अब जो बता रहा हूँ इसको गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा गौर से सुनना। पहला और दूसरे सेक्शन में तय कर दिया गया कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये नफ़ाखोरी नहीं कर सकते। अगर अदारे का खर्चा, सपोज 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, उस 100 स्टूडेंट के पीछे इनको कुल रकम समझो 100 रुपये खर्च आती है, सालाना 100 रुपये, यानी एक बच्चे के पीछे 1 रुपया पड़ा। तो अगर इनको मुकम्मल खर्च 100 रुपया आ रहा है ना, तो ये 101 रुपया नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से रखो, ये आपको जो 5th और 6th सेक्शन जो दिया है, ये 101 रुपये नहीं ले सकते, जिसके अंदर तुलबा के मुकम्मल अखराजात, टीचर के जो अखराजात हैं, लाइट मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये तमाम अखराजात को वो लोग को जमा करना है कि इतना होता है। हम जो ऑफिस में बैठ के मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, जो वो चाय पानी करते हैं, मैनेजमेंट जो एंजॉय करके हमारे खर्चे पे उम्रा करने जाते हैं, बहुत गौर करो मेरी बात को, हमारे खर्चे पे जो उम्रा करने जाते हैं, हमारे खर्चे पे वो हज अदा कर रहे हैं, ये कोई भी रकम मैनेजमेंट हमारे स्टूडेंट से या पेरेंट्स से नहीं ले सकता। उसको कुल रकम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में। मैंने एग्जांपल के लिए बोला, अगर 100 स्टूडेंट है और 100 रुपये खर्च आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो एक बच्चे के ऊपर 1 रुपया फ़ी आई। उस 1 रुपया फ़ी को आप समझो गौर से इस चीज़ को, उस 1 रुपया फ़ी को डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने में तकसीम करना है। उस जो फीस निकलेगी उसको 12 महीने में उसको डिवाइड करना है। तो वो स्टूडेंट को 1 रुपये को जब 12 हिस्सा करोगे आप, तो एक हिस्सा निकलेगा, यानी कि बच्चे की पर मंथ फीस इतनी हुई। अब ये बच्चे के वालिदैन के ऊपर है, ये बच्चे के ऊपर है, वो चाहे तो उस फीस को महीने के हिसाब से भरे, उस फीस को चाहे तो ट्राई मंथली मतलब समाही 3 महीने का भरे, चाहे तो 6 महीने के हिसाब से भरे, चाहे तो साल भर का भरे। तो ये चीज़ बहुत गौर करने की है, आप गौर करो इस चीज़ के ऊपर।
अव्वल तो वो 1 रुपया भी नफ़ा नहीं ले सकते, और नफ़े के बाद भी उसको 12वां हिस्से के हिसाब से उनको लेना है, महीने के हिसाब से। आप टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अब असल चीज़ इसके अंदर ये आती है कि ये तो वो चीज़ हो गई कि बच्चा एक पढ़ रहा है, उस पर लगने वाले अखराजात वो खुद उठा रहा है, उस पर लगने वाले अखराजात, इवन टीचर के भी जो एक्सपेंसेस है वो खुद उठा रहे हैं। इधर उधर ध्यान मत दो प्लीज़, सब मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। जो अखराजात हैं वो स्टूडेंट खुद उठा रहे हैं, तो स्कूल का काम क्या? आगे के सेक्शन में डिटेल दी हुई है कि स्कूल का जो हॉल, स्कूल का जो ग्राउंड, स्कूल की देगर आमदनी, इवन बैंक के अंदर जो करोड़ों रुपए जमा है उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, दैट विल बी डिडक्ट इन द फी ऑफ स्टूडेंट। वो जो हॉल का भाड़ा, मैदान का भाड़ा, दीगर जो डोनेशन, यहाँ तक के बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है करोड़ों रुपए के ऊपर, जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे रखती है, वो पेरेंट्स को बाकायदा पूरा इख्तियार है कि वो अपनी फ़ीस में उसको डिडक्ट करवावे, और उनको करना है। बात समझ में आ रही है आप? चाहे उर्दू बसेरा हॉल हो या कोई और हॉल हो, अगर उसका जो भाड़ा आ रहा है वो भाड़ा बच्चे की फ़ीस में माइनस होगा। स्कूल को जो भी आमदनी है वो बच्चे की फ़ीस में माइनस होगी। ये सबसे असल मुद्दा, असल पॉइंट है। अब ये सब चीज़ें आपको मालूम कैसे पड़ेगी? सबसे अहम चीज़ ये है कि भाई एक ठीक है भाड़ा आया है, 10 करोड़ भाड़ा आया साल भर का, या 10 लाख रुपए भाड़ा आया उसको साल का, हॉल का आया, मैदान किसी को भाड़े पे दिए वो आया, बैंक में इंटरेस्ट रखा हुआ है, समझो 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट आ गया, या हमारा 10 करोड़ रुपया इंटरेस्ट जमा है बैंक के अंदर, ये पेरेंट्स को कैसे मालूम पड़ेगा? पीटीए जो बनाया गया है उसका मकसद दर हकीकत कुछ और है, हमको इस्तेमाल कुछ और किया जाता है। पीटीए के अंदर जिस तरीके से आप लोग यहाँ अटेंडेंस बुक पे साइन कर रहे हो ना, इसी तरीके से आप जब ओपन डे के दिन जाते हो ना बच्चे के ओपन डे में, उस ओपन डे के अंदर आपको बुला के बताया जाता है कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में इतना कमज़ोर है, साइंस में इतना कमज़ोर है, या इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मेहनत करो, आपकी फ़ीस इतनी बाकी है, तो आपका बच्चा बदतमीज़ है। दर हकीकत वो जो साइन जो है ना वो आपके पीटीए रेजोल्यूशन में लगाई जाती है। ओपन डे का पीटीए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पीटीए के नाम पे आपको वो लोग ओपन डे करते हैं, ओपन डे जो करते हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उस दिन आपको उनको, चाहे वो महीने में आपको बुलाए, 3 महीने में बुलाए, आपको 6 महीने में बुलाए, जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, या एनुअल एग्ज़ाम में आपको बुलाए, उस दिन उनका काम है पूरी स्कूल का जो लेखा जोखा, हिसाब किताब, ऑडिट, ये पूरे साल का हमको इतनी आमदनी आई, इतने बच्चों की इतनी फ़ीस आई, हमको इतने बच्चों की इतनी फ़ीस आई, इतनी आमदनी आई, हमने टीचर्स को इतनी तनख्वाह दी, लाइट का बिल इतना भरा, हमने ये दीगर जो मेंटेनेंस हमको अखराजात है वो इतने आए, देखो कॉलेज को या स्कूल को इतना प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा प्लस में। जब तक वो मुनाफा वो बच्चों के पीछे नहीं लग जाता, बचा हुआ पैसा, वो आगे कोई चार्ज नहीं कर सकते। ये 21 में 2010 के जीआर के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। मैंने इसीलिए इसका जो ओरिजिनल मराठी वर्जन है वो भी मैंने लोड किया हूँ ग्रुप में, मैंने उर्दू वर्जन भी लोड किया हूँ, लेकिन बोलते हैं ना क्या सर पीटूँ कि किस्मत को रोऊँ। देख लिया आप लोगों ने हाल की, ये 3 दिन देने के बाद भी किसी ने इसका मुताला नहीं किया। मैंने स्पेशली कहा था कि अगर आप लोग इसको ऑलरेडी स्टडी करके आओगे, मैंने इसीलिए उर्दू लैंग्वेज में भी उसको लोड किया कि एटलीस्ट जिसको कोई प्रॉब्लम होगी मराठी लैंग्वेज की या कोई और लैंग्वेज की, तो कम से कम वो उर्दू में पढ़ के आए। मैंने लोड किया लेकिन पढ़ी नहीं, कि बहुत सारी जो तमीदी बातें शायद फिर मुझको नहीं करना पड़ती। इसके अंदर यहाँ तक के शेड्यूल भी दिया हुआ है ए और बी करके, कि अगर एडेड स्कूल है, यानी कि अगर उसमें तनख्वाहें अगर उनको मिले टीचर्स की, अगर गवर्नमेंट से आ रही है, तो आप किस किस चीज़ का चार्ज कर सकते हो, शेड्यूल ए के अंदर है। इसी तरह के शेड्यूल बी है कि जो टीचर्स नॉन एडेड है, जहाँ पे पूरे अखराजात स्टूडेंट को उठाने उस चीज़ के, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चार्ज कर सकती है। मतलब इन शॉर्ट ये पूरी डिटेल उसके अंदर दी हुई है। लेकिन ये बोला ना, ये हमारी बदकिस्मती, हमारी उम्मत का, कौम का रोना है कि हमको ये तो समझ में आता है कि हमारी फ़ीस माफ़ हो जाए। मैंने कहा ना, पीटे के जो 1.5 साल पहले हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था, हमको ये अवेयरनेस के लिए हमको कोई ये फ़ोन नहीं किया कि हमारे हुकूक के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दर हकीकत तो 13,000 फीस रहे कि 13 लाख रहे। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसा लास्ट टाइम मैंने संडे को किया था, फीस 13,000 नहीं, हम 30,000 भरेंगे। 1 लाख बैठती हम 1 लाख भरेंगे। ये चीज़ बोलो, ये स्टैंड आप लो। ये मत बोलो कि हमको फीस में छूट दो। पहले चीज़ ये बताओ, ये 13,000 फीस किसने तय की। असल मुद्दा ये है, आप ईच एंड एवरी पेरेंट हो,
ये 13,000 फीस किसने आपको वो की कि ये 13,000 आपको भरना है? बगैर आपके कंसल्टेशन के, बगैर पीटीए के आप नहीं कर सकते। देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर किसी को है ना, वो टीचर्स को है। लेकिन अब क्या बोलने का, हमारे जो टीचर्स भी डरपोक होते हैं या जो बोलो मजबूर होते हैं कि आप सोचो कि एक चेयरमैन के सामने टीचर जाने डरती है, कोई उस पर ऑब्जेक्शन आ जावे कोई पेरेंट की तरफ से, तो वो मैनेजमेंट के सामने टीचर डरती है। यहाँ तक कि टीचरों का काम नहीं कि बच्चों से फीस वसूले, वो डेली कलेक्शन वाले, बैंक के कलेक्शन वाले नहीं होते, लेकिन टीचर्स को पीछे लगाया जाता है कि आप पैसे वसूलो। ये उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती है, जबर है उनके ऊपर, उनको ज़बरदस्ती पैसे उनसे वसूल करवाया जाता है। जबकि वो टीचर अगर इसी पीटीए के तहत अपने हुकूक को अगर जान लेवे, अपने हुकूक को समझ लेवे, अब वो तसव्वुर करे, खाली इस चीज़ को इमेजिन करे कि उसका चेयरमैन, उसका ट्रस्टी, उसका जो बड़ा है, वो आकर उसके सामने मंथली ईयरली टेबल पर बैठ के हिसाब दे रहा है। टेबल पर बैठकर वो हिसाब दे रहा है कि देखो मिस, हमारे को ये महीने आपकी क्लास के इतने बच्चों की इतनी फ़ीस आई, हमारे इतने अखराजात हुए, हमने आपको इतनी सैलरी दी, इतना ये हुआ। अब इस चीज़ को आप तसव्वुर करो ना कि ये टीचर्स को ये पावर दिया गया, लेकिन टीचर्स डरते, मैनेजमेंट निकाल देगा, डर देगा। टीचर्स कब मजबूत होंगे? जब पेरेंट्स उनका सहारा बनेंगे। पेरेंट्स उनका सहारा बनेंगे ना, ये भी सपोज़ कोई टीचर अगर फेवर करती है पेरेंट्स को या बच्चों को या फीस के मामले में, और उसके साथ कुछ ज़्यादती होती है, तो वहाँ पेरेंट्स का काम है कि उसके लिए खड़े हो जाए कि अगर आप इस टीचर को नहीं मतलब रिटर्न रखे या उसके साथ कोई अगर ज़्यादती हुई तो हम सब आपके ऊपर केस करेंगे, ये करेंगे, इन तरह की बहुत सारी बातें। तो ये जो जीआर मैंने दिया हूँ, इसके ऊपर कैसा 10 दिन 10 रात भी बातें करेंगे ना, ये आपके पूरे इख्तियारात के ऊपर है। उसका निचोड़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चाहे 1 रुपया फीस तय करे, 1 लाख तय करे कि 1 करोड़ रुपया तय करे, ये आपसे पूछे बगैर तय नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम है कि जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसा मैं बोला था, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग नहीं लाए होंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों का मैं बताया था ना कि कौन से डिवीज़न में कितने बच्चे हैं, कई मैडम लोग ने यहाँ बोले तो यस लेकर आएंगे, लेकिन ईस्ट क्लास में ना अभी तो कोई ये भी एक स्पेशल जीआर है। ठीक है, ये चीज़ अपन क्वेश्चन आंसर में लेते हैं, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बुनियादी बातों के बाद। तो ये अगर आपके पास वाइट के, अगर आप ये डिवीज़न जितनी भी आपको मालूम है, इतने स्टूडेंट या इतनी चीज़ें हैं, तो ये फ़ीस जो तय करना है वो आपको करना है। ये नहीं है, ये कोई इख्तियार नहीं रखते कि भाई ये फ़ीस आपको देना है, ये 13,000 देना, हमने बोल दिया तो देना है, या 55 करोड़ का 55 लाख का हमने लोन लिया है। ये तो फजूल बात है, इंशाल्लाह आगे वो उसके ऊपर भी हम आते हैं। जीआर को बेसिकली आप लोग स्टडी कर लो, जो मैंने लोड किया हूँ, उर्दू लैंग्वेज में भी कर दिया आप लोगों के लिए, मराठी में भी कर दिया। जो नहीं समझेगा फिर मीटिंग लेंगे इंशाल्लाह, पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, मीटिंग की शक्ल में भी कर सकते हो। इसको स्टडी करोगे तो बुनियादी हक ना आपको 50% डिस्काउंट मांगना है, ना 100%, ना 1% डिस्काउंट मांगना है। भैया फ़ीस जो तय हुई हमको वो बताओ, स्कूल का ऑडिट हमारे टेबल पर लाओ। इन शॉर्ट जो बात बोला हूँ ध्यान रखो, स्कूल का ऑडिट हमारे टेबल पर लाओ। ये आप लोग का बुनियादी इख्तियार हासिल है। ये जीआर के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो इस चीज़ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे कि आगे सवाल जब मैं इंशाल्लाह उसको लूँगा, खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कोई पेरेंट या कोई जागरूक, कोई अगर बेदार अगर कोई आवाज़ उठाता है, कुछ करता है, तो फट से उसको डराने के लिए बोलते इसका नाम क्या पूछो, तुम्हारे बच्चे का बताओ कौन सी डिवीज़न में। बिल्कुल नहीं डरना है। मैं आज जो जीआर लोड करने के बाद और कुछ मैंने बायलॉग्स किया, स्नैप्स मैंने लोड किया हूँ, देखो ग्रुप में मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैंने कुछ इमेजेस लोड किए आप लोगों को, डायरेक्ट सेक्शंस, मैं उसके ऊपर आज डिटेल डिस्कस करूँगा। लेकिन एक और सरसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे ये 21 मई 2010 को ये जो आपको पूरे इख्तियारात दे दिए गए कि आपसे पूछे बगैर फ़ीस तय नहीं की जा सकती, स्कूल मुनाफा ले ही नहीं सकता। अदारे के जो अखराजात है, अदारे से मुराद क्या, जो चेयरमैन घूमने जा रहे हैं, सेक्रेटरी जो खर्चे उठा रहे हैं, बाहर के विजिट के जो एजुकेशन ऑफिसर आ रहे हैं उनको जो रॉयल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एजुकेशन ऑफिसर को जो ब्राइब किया जाता है, रिश्वत दी जाती है, ये सब आपसे लिया जाता है। और डोनेशन टोटल इलीगल है, डोनेशन टोटल क्राइम है, टोटल जुर्म है। यहाँ तक के डोनेशन को एक्सटॉर्शन कहा गया है। एक्सटॉर्शन समझते हैं आप? खंडनी, हफ्ता वसूली, इसको बाकायदा जबरन पैसा वसूली करा, ये फुल क्राइम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है, जो आपको 21 में 2010 के जीआर में,
ठीक इसी तरीके से आपके जो डिस्प्यूट्स है, जो आपके इस ताल्लुक से, जब आप इसको और डिटेल पढ़ोगे, आप इसको डिटेल में और समझोगे, तो ये चीज़ आपके सामने इंशाल्लाह आएगी। जब तो पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा इंशाल्लाह भी यहाँ से घर जाने के बाद आप लोग GR पढ़ोगे या नहीं पहले बताओ। अरे 2 दिन पहले भी यही लोगों ने बोला था। उर्दू में भी है, आप उसको पढ़ो। जो नहीं समझेगा आप ग्रुप में ही क्वेश्चन डालो, मुझको जब टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगा। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको वो हो। फीस के लिए लड़ने की जगह आपको ऑडिट के लिए लड़ना है, ये आपके दिमाग में डाल लो। ऑडिट के लिए लड़ना है, स्कूल के क्या अखराजात है आपके टेबल पर आना चाहिए। पेरेंट्स से पूछे बगैर वो सिंगल पाई भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। इवन जो फीस सेलेक्ट की गई है, वो फीस भी जो है वो आपको एक भपका देंगे, आपको एक चीज़ डराएंगे। 2015 के अंदर 14 के अंदर उसको वो किया गया था, 15 में इम्प्लीमेंट हुआ। फीस रेगुलेशन एक्ट, FRA फीस रेगुलेशन एक्ट 2015, इसका आपको भपका देंगे, बोले कानून है, हम ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन होगा क्या मालूम है, जब आप वो GR को पढ़ोगे ना, तो ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा है कि ये जो मनमानी फीस ले सकते हैं। उसके अंदर ये लिखा गया है भाई टीचर के अखराजात जो है, जो सेल्फ फाइनेंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो टोटली नॉन ग्रांट है, परमानेंट नॉन ग्रांट है। ग्रांट में आप जाओगे और टेम्पररी जो नॉन ग्रांटेड है उसके अंदर तो फिर तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसके अंदर टोटली कायम बिना अनुदानित जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसके अंदर कभी उनको फंड मिलना ही नहीं है। उसके अंदर इतना रिस्ट्रिक्शन है इंस्टीट्यूट को कि इंस्टीट्यूट कैसे पैसा ले, क्या ले, कितना ले, किस तरीके से ले। तो ये GR के अंदर आप टोटल डिटेल पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आपको, वो भी एक चीज़ इंशाल्लाह आगे मिलेगी। अगर आपको वो FRA का कोई अगर वो आपको भपका देते, फीस रेगुलेशन एक्ट जो 2015 में बनाए, तो आप बोलना ठीक है सर, उसके हिसाब से हम पूरा भरेंगे, लाख रुपए भी भरेंगे, आप हमारे सामने लाओ, GR की कॉपी हमारे टेबल पे लाओ। वो भी आपको खड़े होकर स्टेयरकेस पे नहीं बोल सकते आपको। जैसे लास्ट टाइम आप लोग गए, आपको स्टेयरकेस पे खड़े होकर कि आप एक भिखारी की तरह नीचे खड़े हो और बादशाह की तरह ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हैं। आपको बोलने का, आप बाकायदा कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, हमारे टेबल पे आप ऑडिट ला कर दोगे, आप हमको ऑडिट ला कर दोगे, हम आपको ऑडिट नहीं देने, हम हिसाब नहीं देने वाले हो। पेरेंट्स को आप हिसाब दोगे, आपको पूरा ऑडिट लेना है। ठीक इसी तरीके से 26 फरवरी 2020 को यही सब हालात के बिना पर जो ये तकलीफ़ें आती थी कि इस तरीके पेरेंट्स को हैरेसमेंट, फीस का, तो इमीडिएट 26 फरवरी 2020 को, यानी कि अभी से 1.5 साल पहले तकरीबन 26 फरवरी 2020 को एक स्पेशल GR लाया गया कि स्पेशल जो है ना एक ऑर्डर पास किया गया, वो भी GR है। 26 फरवरी 2020 को तकरार निवारण समिति गठित की गई, कंप्लेंट रिजोल्यूशन कमेटी जो बनाई गई कंप्लेंट रिजॉल्व करने के लिए, ये 26 फरवरी 2020 को बनाई गई कि आपकी जो भी तकरार है ये ट्रिब्यूनल के सामने आप रख सकते हो। अच्छा, आप कोई भी तकरार या आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तब तक के लिए ना वो आपके बच्चों को फीस डिमांड कर सकते हैं, ना वो आपके बच्चों को एग्ज़ाम से रोक सकते हैं, ना आपके बच्चे को जो सबमिशन था जैसा कि लास्ट टाइम जिसके ऊपर आप लोग रिवोल्यूट किए, तो ये आपका कुछ रोक नहीं सकते। अगर आप टोटल फ़ी भी नहीं भरते तो भी ये आपका ना मार्कशीट रोक सकते हैं, ना बच्चे को एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं, ना बच्चे को हॉल में एंट्री से रोक सकते हैं, बच्चे की कोई एक्टिविटीज़ ये नहीं रोक सकते ड्यू टू दी पेमेंट, ड्यू टू दी फी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो इसीलिए 26 फरवरी 2020 को स्पेशल एक कमेटी बनाई गई जो स्कूल से रिलेटेड, चाहे वो पेरेंट के हो, चाहे स्कूल स्टाफ के हो, या कोई और नॉन अदर इशू हो, ये ट्रिब्यूनल बनाया गया तकरार निवारण समिति करके, जिसके अंदर ये सारी बातें, सारी तकरार ये सब होती है। ठीक, तो ये भी डिटेल, ये सब ऑलरेडी मैंने कहा था, मेरे तमाम की तमाम लेक्चर्स आप लोग सुन लो। यूट्यूब पे इंजीनियर नवीद बेताब करके मेरा पेज है, उस पर भी आप जाओ, खाली नवीद बेताब भी डाल दोगे तो मेरी सैकड़ों क्लिप्स आपके सामने आ जाएगी। फेसबुक पे भी नवीद बेताब के नाम से, नवीद बेताब नेक्स्ट MLA करके, वो भी, इस तमाम चीज़ों के ऊपर मेरा इस GR के ताल्लुक से, PTA के ताल्लुक से एजुकेशन अवेयरनेस और अपडेट, जो भी वर्डिक, जैसे ये 15% का जो सुप्रीम कोर्ट का आया था राजस्थान के लिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये फाइनल वर्डिक जो था 15% का, तो ये इसके ऊपर भी मेरी पूरी एक स्पीच अवेलेबल है, आप देख सकते हो वो यूट्यूब पे या जिस जगह भी लोड की गई होगी, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता, लोग लोड करते हैं मेरी। तो इससे बढ़कर जो मैंने उस दिन जो खौफ जो चीज़ देखा आप लोग के अंदर, ये तो तमाम चीज़ें आप देख लोगे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, उसके बाद भी अब करो मैं हूँ। अब असल मुद्दे के ऊपर जो उस दिन उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे को मारते हैं,
हमारे बच्चों को हेरेस करते हैं। तो जैसे इसमें कुछ एक मैडम ने शायद इन्होंने आप कहा था कि हम इसकी कंप्लेंट कहाँ करना, इसकी हम कंप्लेंट कहाँ करना। तो इसके ताल्लुक से भी गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2013, पहले एक बात समझ लो, जो अच्छे जो डेट मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं समझ में आएगा चैनल पे जाके रिटर्न देखना, रिटर्न रिफ़र करना। 31 दिसंबर 2013 को एक GR लाया गवर्नमेंट के अंदर फॉर हेल्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फाइनलाइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये जो भी मामलात होते हैं कॉरपोरेशन की हद के अंदर, ग्राम पंचायत की हद के अंदर, सुन रहे हैं आप लोग गौर से, इधर ध्यान दें सब। तो ग्राम पंचायत की हद के अंदर अगर कोई भी मामला हो, कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, छोटी स्कूल हो, बड़ी स्कूल हो, तो उसके इख्तियारात फाइनल गवर्नमेंट की तरफ से किसके पास है। कॉरपोरेशन की हद के अंदर अगर कोई चीज़ है तो उसके इख्तियारात किसके अंदर है। तो 31 दिसंबर 2013 को गवर्नमेंट ने वो GR निकाला फॉर दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए। तो कॉरपोरेशन की हद के अंदर जो भी स्कूलें आती है, कॉरपोरेशन बियॉन्ड कॉरपोरेशन, तो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है हमारा कॉरपोरेशन का जो आयुक्त होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर, वो होता है। याद रखो आप, ये चीज़ होती है उसकी, ये कॉम्पिटेंट। इससे हटकर ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको सिर्फ यही अर्जी देना है, आपको एजुकेशन बोर्ड से कांटेक्ट करना है, म्यूनसिपल आयुक्त से करना है, कमिश्नर से, वो आपका सॉल्व करेगा। लेकिन अब मुद्दे के बाद आते हैं, जैसे बच्चों के साथ जो क्रूरल्टी होती है, बच्चों को जो मेंटली टॉर्चर होता है। नॉर्मली आप पुलिस स्टेशन में भी जाओगे ना, तो पुलिस को खुद इस चीज़ का इल्म नहीं होता। पुलिस क्या बोलेगी, ठीक है हैरेस किए, बच्चों को मार दिए, एक NC ले जाओ, 323 का एक NC बना देगी, और कुछ बहुत ज़्यादा धमकी दे तो 506 का करेगी। अगर एब्यूजिंग की है, कोई गाली वगैरह दिए तो 504, एक NC आपके हाथ में थमा देगी, आप उसको पूछते हुए घर लेके आ जाओ। उनका ना कुछ होना है ना उनको नोटिस देना, बोले इट इज़ द रूटीन, ये चीज़ बोलते भाई ये हाँ एक आम बातें होता है। लेकिन दर हकीकत कानून में बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा बड़ा प्रोविज़न है। अब इस चीज़ समझो, 1960 के अंदर, गौर करो जो चीज़ बता रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अपने स्ट्रेंथ के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। 1960 के अंदर एक कानून बना, द चाइल्ड एक्ट 1960, सबसे पहला कानून बच्चों के साथ। ऐसे और भी है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट पढ़ोगे 24A, तो कॉन्स्टिट्यूट के अंदर भी बच्चों को स्पेशली एक उनका दिया गया है। लेकिन एक मखसूस कानून बना है, द चाइल्ड एक्ट 1960। उसके आप दफ़ा 41 सेक्शन 41 अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर क्लियर कट दिया हुआ है कि कोई भी बच्चे को, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, जैसे एक बच्चे को क्लास के 50-60 बच्चों के बीच में बोला जाता है, हे फुला फुला या सो इन सो, आप खड़े हो, आपने फीस नहीं भरी है, सब ने भरी है, यू इडियट, ऐसे बोलते हैं टीचर। अब वो दबे हुए अपनी सैलरी की वजह से, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं बच्चे की। वो भले से कुछ नहीं हुआ, 4 बच्चे उसको देख के हंस दिए, 5 बच्चे उसको देख के इंसल्ट कर दिए, तो वो जो मेंटली उसको टॉर्चर हुआ है ना, जो इंसल्ट हुई है उसकी, ये जो ट्रॉमा उसको हुआ है ना, मेंटल ट्रॉमा, इसके लिए बाकायदा उसके अंदर प्रोविज़न दिया है कि 6 महीने की सज़ा है, जेल है। द चाइल्ड एक्ट 1960 सेक्शन 41, आप याद रखो मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसी के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 1989 के अंदर अमेंडमेंट हुए। इसी तरीके से 2012 के अंदर एक बच्चों के लिए स्पेशल एक बना दिएगा, पोक्सो, 2012 के अंदर, POCSO, पोक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़। बच्चों के साथ कुछ गलत होता था, टीचर कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, घर के बड़े, कोई भी जो भी कर रहे हैं, तो बाकायदा ये 2012 के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी खाली इनको जो प्रिवेंशन था, जो बचाव था, वो सेक्सुअल एब्यूज़ के ताल्लुक से, सेक्सुअल ऑफेंस के ताल्लुक से था। तो उसके अंदर भी वो तमाम मामला नहीं हल होते थे। एक टीचर है, नॉर्मली बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ तो करता नहीं, सेक्सुअल ऑफेंस करता नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा मार देता है कि बच्चा बेहोश हो जाता है। कोई बच्चा अपनी चड्डी में, अपने ट्रैक में ही संडास कर देता है, कोई बच्चा बेहोश हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मामला मेरे पास आते हैं, कंटिन्यू आते हैं, कई केसेस भी मैंने लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें जब आती है तो 2015 के अंदर, याद रखो आप, स्पेशल एक एक्ट को बनाया गया बाकायदा अमेंड करके अंदर, द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट करके। ये याद रखो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ। 2015 के अंदर द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट करके बनाया गया 2015 के अंदर, जिसके सेक्शन 75 के अंदर, सेक्शन 75, आप वीडियो में भी इसको रिफ़र कर लेना, सेक्शन 75 के अंदर क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर कोई किसी की भी कस्टडी में हो, जैसे कि स्कूल पीरियड के अंदर बच्चा स्कूल की कस्टडी में होता है, स्कूल की तहवील में होता है, स्कूल के अंडर उसके मातहत में उसकी निगरानी में होता है, उस वक्त अगर बच्चे के साथ कुछ भी होता है
तो उनको 3 साल की जेल है। जो आप समझ रहे हो ना, कल बच्चे को मार दिए, बच्चे को कुछ कर दिए तो क्या है, 3 साल की जेल है। ये चीज़ को आप बहुत गौर से ये चीज़ को समझो आप, 3 साल की जेल है। उसी कानून के अंदर स्पेशली 2-1 को प्रमोट किया गया। अब इसका हल क्या, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, ये कंप्लेंट आपकी होगी नहीं। गौर करो, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप जाके वहाँ उनको बोलोगे चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको इनकी कंप्लेंट करना है, ये टीचर को 3 साल की जेल के लिए डालो या इसके ऊपर ऑफेंस लॉन्च करो, वो नहीं करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2 बोर्ड, 2 ट्रिब्यूनल, 2 बेंचेस बनाई। याद रखो ये चीज़ को, एक को कहा जाता है जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेकंड CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल है, गवर्नमेंट के ट्रिब्यूनल है। जो बच्चे क्रिमिनल होते हैं, जेल में होते हैं, या बच्चों की जेल में होते हैं, या बच्चों के जो रिमांड होम होते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम जो होते हैं, उनके जो मामला जाएंगे वो JJB में जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर। उनके साथ कोई बुरा सलूक या कुछ हो रहा है तो उसके लिए जो जज बैठता है वो JJB होता है। और हमारे जो बच्चे, हम आम लोग, हमारे बच्चे जेल में तो है नहीं, घरों में रहते हैं, या आम दुकानों में काम करने वाले बच्चे जो हैं, इनके साथ अगर कोई मिसयूज़ या कोई एब्यूज़ होता है, कोई ट्रॉमा इनको फील होता है, कोई वो चीज़ होती है, तो CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बल्कि हमारे स्टेट का CWC हमारे उल्लासनगर में ही है। बाकायदा इसके अंदर जो मिनिमम ऑफिसर बैठता है ना, वो दंड अधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल का होता है, वो बैठता है इसके अंदर। नहीं तो डायरेक्टली इसके अंदर JMFC को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बढ़ाया जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस मतलब प्रोबेटेड है, मतलब अंडर द एजम्पशन ऑफ द प्रोबेशन, अगर वो चीज़ है तो पहली बार में उनको बुलाएगा, उसको जो उसको मतलब उसको डांटना है, डपटना है करके राइटिंग में लेगा। और सेकंड टाइम नहीं हुआ तो दे विल गो टू दी डायरेक्टली सेक्शन 75, 3 साल का इम्प्रिजमेंट है, 3 साल की जेल है। अब समझ रहे आप लोग, इससे पहले सवाल किए थे, मैंने कहा था ना उस दिन आपको जवाब दूंगा। तो यही चीज़ के ऊपर जो आप लोग के मन में एक डाउट था कि आप लोग 13 को जाओगे या 16 को जाओगे, जब कभी जाओगे आपके बच्चों को कोई टारगेट लेगा क्या। जैसे इसके अंदर एक बच्चा था अपना गाजी, तो गाजी ने कुछ बोला तो डायरेक्ट बोले इसका नाम ले, हे तेरा बच्चा कौन सी डिवीज़न में है। डरने की ज़रूरत नहीं है, तो गीदड़ बपकी है, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको हिलने की ज़रूरत नहीं। आप अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हो, आपको फ़ीस के लिए नहीं लड़ना है, आपको किसी अदारे से नहीं लड़ना है, किसी इंतज़ामिया से नहीं लड़ना है, आपको अपने आप से लड़ना है, आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना है। एक बात समझ लीजिए आप, हम हमारे हुकूक के लिए लड़ रहे, हम किसी अदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी तंजीम, किसी गुरोह के ख़िलाफ़ नहीं है। हम जो है होने वाली बुराई, जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ है। हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमको हमारे हुकूक के लिए हमको लड़ना है। तो ये एक असल चीज़, तुम आपको ये चीज़ ध्यान में रखो। तो अभी फिलवक्त इस ताल्लुक़ से मैंने आपको जो बता दिया कि ये 2 चीज़ें हैं। अभी देखो एक बच्चे के साथ जैसे ये आया कि बच्चे को बाकायदा टॉर्चर करके उसके हाथ पे लिख के दिए गए, ये दिख रहा है, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है क्लियर कट, ये बाकायदा ये इसको लो रिकॉर्डिंग में बाकायदा बच्चे के हाथ में लिख के गया, फीस दो या जो भी उसको पनिशमेंट हैरेसमेंट दिया गया, ये आपके नाम नहीं आती स्कूल के अंदर, ये बच्चे को इस तरह के हाथ में जो लिख के गया, ये ऑफेंस है। बच्चे को आप किसी तरीके से भी ना किसी किस्म का टॉर्चर कर सकते हो, ना फिजिकल ना मेंटल, आप टॉर्चर कर ही नहीं सकते बच्चे को। तो ये ऐसे बहुत सारे, ये तो इन्होंने बता दिया, इनकी हिम्मत थी सामने, नहीं तो लोग तो खामोश हो जाते, यार हमको बच्चों को 9 साल पढ़ाना है, 10 साल पढ़ाना है, 5 साल पढ़ाना है, या कौन दुश्मनी लेगा क्या लेगा, कुछ नहीं। ये हमारी यही बेहिसी, हमारी यही बेहिसी जो है ना, ये हमको, ये हमारा डर, ये इनको आगे बढ़ाता है, ये इनको शेर बनाता है। हम हक पर होते हुए हम डरते, और वो नाहक होते हुए वो लोग हमारे पर काबिज होते। तो अब इंशाल्लाह इसके अंदर जो भी आप लोग के अभी सवालात रहेंगे, मैंने कहा ना आप लोग को जाकर पहले GR पढ़ना, जो मैंने दिया हूँ, उर्दू में भी है, मराठी में भी है। मैंने बहुत सारे एक्ट की कॉपीज़ भी आपको उसमें डाल दिए, इमेजेस स्नैपशॉट वगैरह दे दिया है, एक्ट को उसको भी समझ लेना है। और इस ताल्लुक़ से भी आपको जो भी सवाल जवाब है आप फ़ौरन यहाँ पे कर सकते हैं, मैं दूंगा। लेकिन पहले जो चाय आप लोग के सामने है, पहले आप चाय पी लें, आप 2-5 मिनट का वक्फा ले लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उसको चार्जिंग पर डालो फ़ौरन, ये खरखरा